अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओनेस्तो रिएक्शंस। गाइस, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं उसका टाइटल है डीएफसी प्रोजेक्ट। डीएफसी कॉरिडोर डीएफसी रेल प्रोजेक्ट है और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करने के लिए, और कमेंट किया करें ढेर सारे और सजेस्ट किया करें अच्छी से अच्छी डिफरेंट से डिफरेंट वीडियोस। आपकी वीडियोस के करने की वजह से इतनी अच्छी अच्छी जो सिटीज़ देखने को मिली हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जो इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है जिनसे हम लोग आज तक बेखबर थे, वो अब देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब कुछ देखकर। तो गाइज़, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सका करे। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो पर चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद इसकी वीडियो में क्या है उस पर रिव्यू देते हैं और साथ साथ रिएक्शन भी। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में समझते हैं। ये अभी फिलहाल दो कॉरिडोर बन रहे हैं, एक डीएफसी मतलब एक वेस्टर्न डीएफसी और एक ईस्टर्न डीएफसी बन रहे हैं। ये भारत के लिए पूरी तरह गेम चेंजर साबित होगा। देखिए, जो रेलवे को मुनाफा होता है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट का हिस्सा आता है वो 63% वो फ्री ट्रेनों से आता है। फ्रेट ट्रेन उसे बोलते हैं जो मालगाड़ी वगैरह होती है, वो कोयला ले जाए, अनाज, सीमेंट वगैरह जो भी ले जाए। भारतीय रेलवे का जो सबसे ज़्यादा फायदा मालगाड़ी से होता है, और मालगाड़ी सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ को ढोती है तो वो कोयला ढोती है, सीमेंट, उर्वरक और उसके बाद खाद्यान्न वगैरह को ढोती है। यही चार चीज बेसिकली मालगाड़ियों से ढोया जाता है। उसके बाद आता है ये पैसेंजर ट्रेनें। इससे टोटल इनकम का 27% इनकम होता है, लेकिन इस पे सारा एक्सपेंस इसी में चला जाता है, सबसे ज्यादा खर्चा इससे आता है। उसके बाद आपका कैटरिंग जो होता है, खाने की पैसे से, उससे टोटल इनकम का 5% होता है, और पार्सल से 3% होता है। 2% विज्ञापन पे देखते होंगे, वहां पे ट्रेन और इन पे लिख के चिपका देते होंगे। आजकल तो बाबा रहमानी वाला लिख के चिपका देते हैं सब। लेकिन रेलवे का जो टोटल खर्चा होता है उसमें सबसे ज्यादा खर्चा इस सवारी गाड़ियों को आने से चलता है। इसमें 110% इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब एक्सपेंस हो जाता है। 100 रुपये कमाई है, 115 रुपये खर्चा। यानी रेलवे के घाटे का सबसे बड़ा कारण ये पैसेंजर ट्रेन है। इसलिए देखिए खर्चा क्यों है, इसको बढ़िया से धुलना पड़ता है, पहले बाहर से, फिर अंदर से धुलो, टॉयलेट को धुलो, उसमें पानी है या नहीं, स्टेशन पे पानी दो, वेटिंग रूम बनाओ, उसमें ट्रेन के अंदर पानी दो, उसमें पंखा लगाओ, लाइट लगाओ, ऊपर निकलने के लिए एक झॉस्ट दो। इसके बाद इसके अंदर टीटी को रखो, टीटी का अपना सैलरी होता है। सोचो कोनो चैन पुलिंग कर देगा, बीच में रुक जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा जो फ्यूल खर्च होते हैं वो फिर उसको पकड़ने के लिए अलग से लगाओ। जहर खुरानी होगी, महिला छेड़खानी हो जाएगा, उसके अंदर कुछ खिला के चले जाएंगे सर, आरपीएफ, जीआरपी, दुनिया भर का इसमें एक्सपेंस होता है। जबकि मालगाड़ी में देखेंगे कोई एक्सपेंस नहीं, लो लाइट, बत्ती, सोफा, कुर्सी, टॉयलेट, उसको खूबसूरत होना भी कोई जरूरत नहीं है कि बहुत खूबसूरत किस्म की ट्रेन बनाए, से ढको, भेज दो जहां चला जाए। लेकिन हद देखिए, सारी कमाई 63% बेचारा इसी से कमाई होती है। और इसके साथ इतना बेवफाई होता है कि स्टेशन पे इसको 2-2 दिन रोक दिया जाता है। मतलब इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, कब कहाँ जाएगी। एक पैसेंजर ट्रेन आई, छोड़ दो इसको, ये बेचारा ठुकुर ठुकुर चलते हैं सर। एवरेज इनकी स्पीड 25 की होती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी एवरेज होती है। बेचारों को सही से 100 किलोमीटर चलने का मौका नहीं मिल पाता, जिस वजह से भारत में जो लागत आती है किसी चीज़ की वो बहुत महंगी आ जाती है। और कोई भी व्यक्ति अभी क्या है, सस्ता होने के बावजूद, सबसे सस्ता होता है पानी वाली जहाज से, उससे थोड़ा ही महंगा होता है ये फ्रेट ट्रेन है। मालगाड़ी बहुत ही सस्ता होता है, आप समझिए ट्रक से ना ये 10 गुना सस्ता होता है सब। इतना यहाँ पे ये सस्ते पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसका यूज नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं है कब पहुंचेगा। तो इसी का कायाकल्प करने के लिए डीएफसी, डेडिकेटेड मतलब पूरी तरह से समर्पित, फ्रीट मतलब मालगाड़ियों के लिए, कॉरिडोर मतलब रास्ता, तो एक पूरी तरह से इनको समर्पित रास्ता बनाया गया जिसका नाम रखा गया डीएफसी, शॉर्टकट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी। इस पर मालगाड़ी के अलावे एक भी सवारी गाड़ी को घुसने नहीं दिया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत 2006 में मनमोहन सिंह के समय रखी गई थी, लेकिन उस वक्त में बहुत ज़्यादा इस पर वर्क नहीं हुए थे, क्योंकि कोई भी चीज़ की अगर आप आधारशिला रखते हैं तो शुरुआत के 3-4 साल तो उसके भूमि अधिग्रहण में ही लग जाता है। उसके बाद मोदी जी आए तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा विशेष ज़्यादा ध्यान रह जाता है वहाँ पर। तो इसके लिए इसके काम में अब तेजी आई और 2022 तक ये खुल जाने की उम्मीद में रह रहा है। अब इसकी देख रेख कौन करेगा, जमीन कौन खरीदेगा, बिजली कौन लगाएगा, वहाँ पर ट्रेन कौन बिछाएगा, उसका लाइन, तो कहा गया इंडियन रेलवे से कि आप ही कर दीजिए। तो इंडियन रेलवे के हम खुदे पगला गए हैं, हमारे पास इतना ट्रेन और हम नहीं हो पाएगा। तो डीएफसी जो है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको एक अलग कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बस आगे जोड़ दीजिए कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसी को, यही कंपनी जो है ये क्या बनाती है, डीएफसी को देखरेख करेगी। अब ये डीएफसी दो तरह का होगा, एक पश्चिम में होगा तो इसे कहा गया डब्ल्यूडीएफसी यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये दिल्ली और नोएडा के पास स्थित
दादरी से चलेगा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी मुंबई बंदरगाह तक पहुंचेगा, जो भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। जबकि दूसरा जो है वो पूरा पश्चिम वाला जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये कलकत्ता के पास दानकुनी से निकलेगा और पंजाब के लुधियाना तक जाएगा। और भारत सरकार की योजना है कि इसके पैरेलल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है, यानी बहुत बड़े बड़े कारखाने भी डालने हैं और इस साइड में भी, तो उन कारखानों को अगल बगल में ले जाने में भी सहूलियत हो, इसलिए DFC का प्रोग्राम बनाया गया। तो वाकई गेम चेंजर है। WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। ये छोटा है, इसकी लंबाई 1504 किलोमीटर है। ये बहुत ज़्यादा लंबा है, इसकी टोटल लंबाई 1856 किलोमीटर। इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जबकि ये 2022 तक लगभग कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसके आधे सेक्शन को अभी ही खोल दिया गया, जबकि ईस्टर्न DFC को भी खोल दिया गया। इनके जितने स्टेशन हैं वो वर्तमान रेलवे स्टेशन के पैरेलल ही चलेंगे, बस उसके नाम के आगे न्यू लगा रहेगा, जैसे न्यू भावपुर, न्यू टुंडला, इस टाइप के इसके नाम लगेंगे, सबके आगे न्यू लगा रहेगा, क्योंकि एकदम नई तरह से। और ये हकीकत भी है, आज़ाद भारत में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे बड़ा प्रोजेक्ट अभी स्वतंत्रता के बाद नहीं लाया गया, क्योंकि इसमें जो हमारी वर्तमान रेलवे है ये तो अंग्रेजों ने बनाया था, उसी में धीरे धीरे सुधार करते करते लाए, लेकिन ये पूरी तरह से नया होगा। देखिए, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करते हैं तो आपका देश बहुत आगे नहीं जाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना होता है वो शिप से होता है। और भारत के 9 राज्य ही हैं जो बंदरगाहों से लगते हैं, लेकिन इंडस्ट्री अंदर के एरिया में भी जाते हैं। अब इन शिप पे हजारों की संख्या में कंटेनर होते हैं। अब होना क्या चाहिए कि इन कंटेनरों से सामान उतार के और जो भारत के बड़े बड़े जो कंपनी है उनसे जो सामान है निर्यात कर दीजिए, मतलब यहाँ से अनलोड करो, इसी पे लोड कर दो। तो इसके लिए ज़रूरी क्या था, हमें लॉजिस्टिक पार्क बनाना। अब भैया ये लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं सब, तो देखिए यहाँ बंदरगाह होते हैं, यहाँ पानी वाली जहाजें लग गई हैं, ये अनलोड कर देगा यहाँ पर। जबकि भारत के अन्य हिस्से से जो कंपनियाँ भारत में ऑलरेडी रन कर रही हैं, चाहे वो हमारे यहाँ की कानपुर की कंपनी जो फैक्ट्रीज लगी हैं, नोएडा में जितनी कंपनियाँ हैं, गुड़गांव की जो मारुति कंपनी वगैरह, जो जितनी गाड़ी ऑटोमोबाइल्स वगैरह है, सब ये सब की कंपनी है, ये अपना सामान ले आके यहाँ रख देती हैं। तो ये एक जगह ले आके रखने के लिए एक बड़ा सा जगह चाहिए ना, जिसे लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। जिस देश के पास ये लॉजिस्टिक पार्क रहेगा उसका आवागमन बहुत तेजी से होगा। कोई भी देश उससे आयात निर्यात करेगा कि भैया, ये जहाज भी क्या कहेगा कि भैया यहाँ हम डंप करते हैं और यहीं से हमको माल मिल जाता है, हमको खाली नहीं लौटना पड़ता है। अगर ये लॉजिस्टिक पार्क भारत में बन जाएगा तो चाइना में लॉजिस्टिक खर्चा यानी टोटल खर्चा जो होता है, ले जाने का खर्चा होता है, वो टोटल कॉस्ट का केवल 6% पड़ता है। यानी 100 रुपये का कोई सामान है ना, तो उसमें 94 रुपये उसकी वैल्यू है, 6 रुपये उसका लॉजिस्टिक यानी ले जाने में खर्चा है। जबकि भारत में जो है ना, ये लॉजिस्टिक का 30% तक पहुंच जाता है। यानी 100 रुपये का सामान है तो उसमें 30% तो समझ जाइए कि ऐसे ही ले जाने के लिए पड़ा है। अब ऐसे समझिए ना, केरला में जो नारियल पानी मिलता है केरला में, वो 5 रुपये का से 10 रुपये का मिलता है। जबकि आप दिल्ली, पटना, लखनऊ में पीजिएगा वही पानी को तो आपको 30 से 40 रुपये पड़ेंगे। आप सोच रहे हैं 10 गुना नहीं, मतलब 5 गुना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बंदरगाहों के पास बड़ा सा लॉजिस्टिक पार्क बना दें, दुनिया में अभी सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क चाइना के पास है, उसके पास बहुत बड़ा कंटेनर डिपो है। हमारे यहाँ अब देखिए, यहाँ जहाजें लगी रहती हैं, ऐसा नहीं जब जहाज का टाइमिंग फिक्स हो जाएगा तो वहाँ से चली जाएगी, अब आपका सामान आए ना आए। अब हम लोग को दिक्कत आता था कि ये हम लोग बंदरगाह के पीछे तो लॉजिस्टिक पार्क बना लिए थे, लेकिन इस लॉजिस्टिक पार्क तक पहुंचाने के लिए रेल लाइन नहीं था, क्योंकि वहां रेल लाइन को भी तो पहुंचाना है। उस लॉजिस्टिक पार्क के जस्ट पीछे यहाँ रेल लाइन लगा दीजिए कि यहाँ से जो भी फैक्ट्री है यहाँ पे डंप करे और यहाँ का माल यहाँ से लेके चले जाए। अब ये लॉजिस्टिक, इसके लिए DFC का प्रोग्राम बनाया गया, जो अलग से मालगाड़ियाँ चलेंगी उसका ज्यादा बेहतर यूटिलाइज किया जा सके, इसलिए उसमें डबल स्टेक कंटेनर चलाया गया। मतलब एक कंटेनर नीचे और दूसरा कंटेनर उसके ऊपर। इससे क्या है कि बहुत ज्यादा माल की ढुलाई कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या ये है कि इसमें डीजल इंजन लगाया गया था। विश्व के जितने बड़े बड़े कंटेनर ट्रेनें हैं उसमें डीजल इंजन है ज़्यादातर में। अब डीजल हम लोग को आयात करना पड़ता है, उसका महंगा। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण होता है, इसलिए भारत सरकार ने ये DFC एक और DFC की रेल लाइन बिछाने का टेंडर दिया। दूसरा, बिहार के मधेपुरा में एल्स्टम जो कंपनी है, एल्स्टम फ्रांस की कंपनी, उससे हम लोगों ने 12,000 हॉर्स पावर का WAG वैग 12 नाम का इंजन बना लिया। अब ये इंजन जो है, ये इतना बेहतरीन इंजन है कि ये इंजन इलेक्ट्रिक से चलता है, जिससे पर्यावरण का लॉस नहीं होता है, और इलेक्ट्रिक से हम लोग इस डबल स्टेक कंटेनर को खींच सकते हैं लोग। इस इलेक्ट्रिक के चलने की वजह से हम लोग जो सालाना डीजल पे खर्च होता है उसमें 12,000 करोड़ रुपए तक हम लोग बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी राशि हो गई। देखिए, इन कंटेनरों को ऊपर से रखने के लिए आप ऑटोमेटिक इसमें लॉक सिस्टम होते हैं, ये एक दूसरे से गिर नहीं सकते हैं, यहाँ बेहतरीन ढंग से लॉक हो जाते हैं। ये
इस पे रखने पे इसका इस तरह से लॉक होता है, लॉक करने पे घुमा देना, ये इसको घुमा देने से ये पूरी तरह से एक कंटेनर दूसरे कंटेनर पर लॉक हो जाएगा। अब छुड़ाएंगे भी तो नहीं छुड़ेगा। देखिए जैसे ये क्रेन से इस कंटेनर को उठाया जा रहा था, कोनो बकलोलवा इसका लॉक नहीं छुड़ाया ना, तो देखिए ट्रक में उठा लिया है, दिख रहा है आपको, ट्रक तिरछा हो गई है यहाँ पे, ट्रक में उठा लिया है। तो ये लॉक इतना जबरदस्त पकड़ा रहता है ना कि जब तक लॉक नहीं छोड़ाएंगे तो छोड़ेगा ही नहीं, कितना भी गिर जाए ये उसी के साथ एकदम लॉक हो जाएगा। भारत सरकार अरबों खरबों रुपए जो खर्च कर रही थी, तो इसके लिए सरकार का पूरा ध्यान था कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो अगले 200 से 300 साल तक चल सके। इसलिए इसको इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया कि इसमें इतनी मजबूती बनाई गई कि जो वर्तमान ट्रेनों की स्पीड है 30 किलोमीटर, उससे बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पे मालगाड़ियां फुली लोडेड होकर गुजर सकती है। इतने ही स्पीड पर इसका ट्रायल किया गया है, जबकि हालांकि जब चलाया जाएगा तो इसे 70 से 80 ही रखा जाएगा। इतने स्पीड पर चलने से मालगाड़ियों को हम 24 घंटे के, डीएफसी का कहना भी है कि हमारा एजेंडा यही है कि हम 24 घंटे विद इन डे हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई दे सके। देखिए इसे 24 घंटे में सप्लाई से बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली के पास अगर कोई कार कंपनी बनती है तो 200 कार को अगर मान के चलिए उसे सऊदी अरब निर्यात करना है तो 24 घंटे के अंदर उसे दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगा। मुंबई में कोई शिप लगा है सऊदी अरब का, वो लेकर वहां चला गया। अब पता हमारे यहाँ क्या होता था ना, सऊदी अरब का कोई शिप लगा है, 3 दिन से वो बंदरगाह पे लगा है, बंदरगाह वाले उसका चार्ज कर देंगे सबकी, तो जल्दी हटा यहाँ पे, वो कह के ट्रेन में आई भी नहीं कि मलगड़िया उधर रोके हैं सब मुगल सराय में, हम क्या करें यहाँ पे। वो 6-6 दिन तक लगी रहती थी, तो उधर उसका किराया, इधर इसका लेट हो रहा है इसका। ये ट्रेन एक बार में 13,000 टन सामान को ले जा सकती है, जबकि एक ट्रक जो होता है वो 10 टन को ले जाता है। यानी ये सड़कों पे से समझ जाइए कि 1300 ट्रक का बोझ हटा देगा। अब आप कहेंगे कि ट्रक वाले बेरोजगार होंगे, ऐसा नहीं बेरोजगार होंगे भैया, ये तो केवल मेन रूट पे चलेंगे, फिर इसको उतार के ले आने के लिए ट्रक की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी वहाँ पर। और इनके बीच का खासा ध्यान रखा गया है कि जो इंडियन रेलवे को जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो एक रेलवे लाइन दूसरे लाइन की काफ़ी करीब थी, जबकि इसको ध्यान रख के इसमें काफ़ी ज़्यादा दूरी बनाई गई है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के बीच की जो दूरी है इंडियन रेलवे की और डीएफसी की, दोनों सेम ही है, लेकिन जो चौड़ाई है डिब्बों की वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इतने चौड़े डिब्बे को डीएफसी के मालगाड़ी के डिब्बों को इंडियन रेलवे पे लाएंगे तो जब वो प्लेटफॉर्म से करीब से गुजरेंगे ना, तो उनकी चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से फोड़ देंगे प्लेटफॉर्म को। वो 24 घंटे के अंदर अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के उद्देश्य के लिए ही इसमें खासा ध्यान रखा गया। इसे इंडियन रेलवे की तरह लेवल क्रॉसिंग नहीं दिया गया कि यहाँ पे क्रॉसिंग लगा दीजिए, दुर्घटना हो गई, ये होगा। इसके लिए क्या किया गया, ऊपर पुल बना के ले गए हैं लोग, जहाँ पुल संभव नहीं था वहाँ पर अंडरपास बना के लेके गए हैं लोग। जैसे मान के चलिए ये ऊपर निकल गई, यहाँ पर गाड़ियों के निकलने के लिए अंडरपास है, मतलब एकदम लेवल में क्रॉसिंग नहीं है। इसे कहते हैं लेवल क्रॉसिंग। ट्रेन का भी वही लेवल है, सड़क का भी वही, तो लेवल क्रॉसिंग नहीं है, जहाँ ऊपर से ले जा सके, नहीं तो अंडरपास से लेके गए। इसमें हरियाणा के पास अरावली पर्वत में एक बहुत बड़ी बाधा आ रही थी, बीच में अरावली पर्वत था, उसे घुमाने पे लगभग 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी पड़ जाती है। अब 40 किलोमीटर दूरी को कम करने के लिए बीच में से सुरंग खोद दिया गया 1 किलोमीटर लंबा। ये सुरंग बहुत बड़ा नहीं है 1 किलोमीटर, लेकिन दुनिया में अपनी तरह का पहला है, क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा रखी गई है कि ये डबल स्टेक कंटेनर को ले जा सकता है। लेकिन डबल स्टेक कंटेनर ले जाना बहुत बहादुरी नहीं थी भैया, डबल स्टेक के अलावा ये इलेक्ट्रिक डबल स्टेक को ले जा सकता है, क्योंकि डबल स्टेक कंटेनर के ऊपर अभी 2 फीट ऊपर उसका वायर रहता है। तो ये दुनिया का पहला ऐसा टनल है जिसमें इलेक्ट्रिक डबल स्टेक कंटेनर ले जा सकते हैं, वो इससे भी ऊंचा होता है। ये हरियाणा के पास सोहना में इसे बनाया गया है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एक जेसीबी खड़ी है, आप देखे होंगे जेसीबी अपने बहुत ज़्यादा हाइट पर होती है, उस जेसीबी से 3 गुना हाइट अभी और है इस टनल के अंदर। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर पे यानी WDFC के मार्ग पर ये पड़ा है। इतने बड़े रूट पर चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से कंट्रोलिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें कंट्रोल करने के लिए इलाहाबाद में, जिसका अभी का नाम प्रयागराज है, तो इलाहाबाद में बनाया गया है ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। इसी में बैठकर, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम है, एक अकेले बिल्डिंग में बैठकर पूरी रूट के ट्रेनों पर हम नजर रख सकते हैं, कहाँ पे कौन ट्रेन है, हर एक रूट पर यही से कंट्रोल कमांड दिया जाएगा। हालांकि लोडिंग और अनलोडिंग करने का, सामान को उतारने का, ये सारी जिम्मेदारी जो रहेगी वो स्टेशन मास्टर की रहेगी। अब इसमें 2 तरह के स्टेशन रहेंगे, एक कंटेनर स्टेशन रहेंगे जहाँ से सामान को लोड कर सकते हैं और उतार सकते हैं, और कुछ प्रेसीडिंग स्टेशन रहेंगे। प्रेसीडिंग स्टेशन क्या है कि ऐसे स्टेशन जहाँ पर मेन लाइन, जैसे एक ये आने वाला रास्ता है, ये जाने वाला रास्ता है, इसके अलावा इसमें 1-2 और लाइनें दे दी जाएगी। क्यों दे दी जाएगी? जैसे मान के चलिए ये ट्रेन आ रही है, इसमें कार है,
कार है या बाइक है, ट्रैक्टर है, कुछ भी है, और इसके पीछे एक और ट्रेन है जिसमें दूध रखा हुआ है, अमूल का दूध है सपोज कर लीजिए, तो भैया उसको पहले निकालो ना, उसका दूध फट जाएगा। ये कार थोड़ा सा 2 घंटा लेट में भी चलेगी तो दिक्कत नहीं है, तो क्या कैसे लड़ाएंगे, फोड़ के नहीं ना ले जाएंगे। तो इसको क्या किया जाएगा ना, वहीं से रूट घुमा के इधर खड़ा कर दिया जाएगा, ये ट्रेन उधर खड़ी हो जाएगी, इस रूट से प्रेसीडिंग दे दिया जाएगा कि हाँ भैया तुम जाओ, तुमको खराब होने वाला सामान है, तुम लेके चले जाओ। तो ये प्रेसीडिंग स्टेशन है यहाँ पर, जबकि डिपो स्टेशन अलग होते हैं। ये एक रूट पर एक दिशा से 120 ट्रेन ले जाने का प्लानिंग है भारत सरकार की। 120 यानी 120 इधर से 120 इधर से, टोटल 240 ट्रेनें चलेंगी। जो डीएफसी का मेन स्टेशन होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ पर कंटेनर को उतारने और उसको चढ़ाने के लिए एक अलग से क्रेन लगे रहेंगे, और इसके बगल में एक बड़ा सा एरिया होगा, वो सवारी की तरह ऊंचा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ये मालगाड़ियों को उतारने के लिए जगह दिए गए, और ये कंटेनर डिपो रखे रहेंगे। यहाँ पर गाड़ियाँ होंगी जो जैसे जिसका सामान है, मान के चलिए किसी को अजमेर के पास से पत्थर को भेजना है दुबई में, बुर्ज खलीफा में संगमरमर लगने वाला है, तो राजस्थान के भरतपुर से निकाला जाएगा ये पत्थर, और उसको कंटेनर में रखिए या जैसे भी रखिए, और इस पे लाद दीजिए, ये लेके चला जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और वहां से भेज देगा दुबई, जाओ बुर्ज खलीफा में लग जाना पत्थर। वर्तमान रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी खराबी क्या है, जो लूप लाइन है, यानी मेन लाइन के अलावे जो लूप लाइन साइड में रहती है, उसकी टोटल लंबाई 700 मीटर है। अब 700 मीटर से लंबी ट्रेन को खड़ी ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 700 मीटर से लंबी होगी तो जाके वो मेन लाइन पे खड़ी हो जाएगी, तो पूरी ट्रेन को ब्लॉक कर देगा। इसलिए मजबूरी है कि अभी मालगाड़ी भी 700 मीटर ही हो सकती है, जबकि जो डीएफसी के रेलवे लाइन है ये 2 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो पहला तो भाई ये डबल स्टेक है, उसमें से 2 किलोमीटर लंबा है, तो हमें का जो लॉजिस्टिक खर्च आएगा बहुत ही मामूली हो जाएगा, क्योंकि भैया 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन को, वो भी डबल स्टेक यानी लगभग 4 किलोमीटर लंबी ट्रेन हो जाएगी। खींचेंगे कितने लोग, 2 लोको पायलट यहाँ पे है, 2 बीच में बैठेगा और 1 गार्ड पीछे बैठ जाएगा, तो लोग 5 से 7 लोग इसको मिलकर उतनी भारी भरकम ट्रेन को खींच सकते हैं। इसके ट्रैक को बिछाने के लिए एक नया ट्रैक लेइंग मशीन को लाया गया था। ये मशीन जो थी एक दिन में 1.5 किलोमीटर ट्रैक को बिछा देती है। बिछाए जाने वाले स्लीपर है वो इसे स्पेशली बनाया गया है, इसमें जो लोहा है वो भी काफी मजबूत है। इसका जो लोहा, ये रेल जो बनाया गया है, ये 1 मीटर रेल की लंबाई 68 kg है। इसमें फिश प्लेट का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी गैपिंग नहीं छोड़ी गई है, केवल जो गैपिंग छोड़ा गया है वो ब्रिज के पास छोड़ा गया, बहुत मामूली का। इसमें बेहतरीन ढंग के स्टील और लोहे का प्रयोग किया गया। स्पीड बरकरार रखने के लिए इसमें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का प्रयोग किया गया। ये सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग एक ऐसा सिग्नल होता है जहां कहीं ट्रेन खड़ी रहती है तो उसके पीछे क्या करता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, तो उसके जस्ट जो पीछे का सिग्नल होगा वो रेड हो जाएगा, कहेगा भैया तुम ट्रेन यहाँ रुक जाओ, तो पीछे कोई ट्रेन नहीं आएगी। और इसके जो 1 किलोमीटर पहले जो ये आपका सिग्नल लगाया गया वो येलो हो जाएगा। येलो का मतलब तुम 30 के स्पीड से आओ, उससे पहले जो रहेगा वो ऑटोमेटिक डबल येलो हो जाएगी, भैया 60 की स्पीड से आओ, और उसके पहले वाला रहेगा वो ग्रीन हो जाएगा। ये कोई स्टेशन मास्टर नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिक है। जहाँ कहीं ट्रेन खड़ी रहेगी उसका यही पैटर्न है। कोई भी ट्रेन के पिछले का जो और इसके पीछे का पूरा ग्रीन रहेगा। अब मान के चलिए वो ट्रेन अचानक गड़बड़ा गई, उसको कोई इंजन फेल हो गया, वो रुक गई। अब जैसे रुकी तो ऑटोमेटिक सिग्नल है, ये रेड, येलो, ये डबल येलो, ये ग्रीन। पीछे से कोई सुपर फास्ट आई, ग्रीन देख के धड़धड़ा गई यहाँ पे, यहाँ देखी तो भैया डबल येलो 60 चलो, फिर देखिए येलो 30 चलो, फिर देखिए रेड रुक जाओ यहाँ पर। अब इसको करने, इसमें एक्सीडेंट की खतरा भी कम हो जाता है, और धड़ल्ले से ट्रेनें चलती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पीछे का 4 सिग्नल का पैटर्न यही रहने वाला है। कोई भी आएगा धड़धड़ा के, उसको मिलेगा ग्रीन, आगे देखेगा डबल येलो 60 हो जाएगा, येलो 30 हो जाएगा, रेड होगा रुक जाएगा, और यहाँ आके रुक गया, कहेगा चाचा चलिए तो हम भी चलेंगे। जैसे इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ एक ट्रेन खड़ी है, इसके पीछे रेड है, येलो, डबल येलो और ग्रीन। भारत ने इसमें बहुत ही पावरफुल WAG-12 इंजन को प्रयोग किया। ये ट्विन इंजन है, इसमें 2 इंजन एक साथ है। हालांकि दोनों को अलग कर देंगे तो काम नहीं कर पाएगा, दोनों एक साथ ही काम करते हैं, जिससे ये बोबो प्लस बोबो बन सके इंजन को। इसके बारे में एक अलग इंजन में बना चुके हैं, WAG-12 इंजन जब ये बना था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। हालांकि ये अकेले इसको नहीं, ये खींचने में क्षमता इसके पास है, लेकिन बावजूद इस ट्रेन के बीच में, अब 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन रहती है तो बीच में एक WAG-9 इंजन को जोड़ दिया जाता है। हालांकि ये कोको टाइप का इंजन है, इसके बारे में भी हम इंजन में अलग से बता दिए हैं। तो ये लगा दिए जाता है। इसका रीजन क्या है कि अगर एक ही इंजन से आप पूरी ट्रेन को खींचेंगे, लगभग आप 13,000 टन का, तो सारा तो लोड इसी कपलिंग पर पड़ता है। ऐसे जरा कहीं कपलिंग में उखड़ गया, इंजन तो खूब पावरफुल है, खींच लिया और पूरा लोड है, कांक के खींचेगा इतना बड़का ट्रेन को, मान के चलिए ये इंजन, और यहाँ पे सोच रहा है वो कपलिंग है,
तो ये खींचने का तो ये खींच देगा, कपलिंग में उखड़ जाएगा तो वो तो छिटा जाएगा इसे यहाँ पर। इसलिए बीच में एक कहीं पे एक एक्स्ट्रा इंजन जोड़ दिया जाता है ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। साथ ही इसमें एक और चीज़ किया जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे से लग सके, क्योंकि ब्रेक के लिए जो प्रेशर जनरेट किया जाता है वो इंजन से ही प्रेशर को, वैक्यूम को जनरेट किया जाता है। और वो आते 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 पीछे आते आते थोड़ा सा वो पावर उसका कम हो जाता है, इसलिए बीच में कहीं इसमें इंजन लगा दिए। तो ये तो भैया 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन है शेषनाग। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1950 में हमारे कुल ट्रांसपोर्टेशन का 80% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे द्वारा होता था, लेकिन रेलवे की इस खस्ता हालत को देखते हुए जो ट्रांसपोर्टेशन था वो ट्रकों पर शिफ्ट हो गया। अब ट्रक महंगे भी होते हैं और इससे एक्सीडेंट वगैरह की कभी खतरा ज़्यादा होता है, और ट्रक से बहुत ज़्यादा सामान को नहीं भेज सकते हैं आप लोग, ट्रेन का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस सब कुछ जानने के बावजूद 2020 में टोटल जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका महज 30% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे करती है, जो हमारे लिए बहुत दुखद है, क्योंकि रेलवे करेगी तो बहुत सस्ता होगा और हम लोग को सामानें सस्ती मिलेगी। इसीलिए डीएफसी को लाया गया है। ये डीएफसी जब लॉन्च हो जाएगी पूरी तरह से तो 2050 तक हम लोग अपने टोटल ट्रांसपोर्टेशन का 50% माल की ढुलाई हम किससे करेंगे, ये फ्रेट कॉरिडोर से करेंगे, हम मालगाड़ियों से, जिससे कि हमारे जो अभी के जो भी चीज़ों के कॉस्ट आते हैं वो लगभग 40% उसमें गिरावट आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन को काट देने की वजह से। हालांकि इसके अलावे भी और भी डीएफसी का प्रोग्राम रखा गया है। एक नॉर्थ साउथ डीएफसी है, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक चला जाएगा। अब चेन्नई के कोयला को ला सकता है, दिल्ली के ऑटोमोबाइल को ला सकता है। चेन्नई में बहुत बड़ा होंडाई कंपनी का फैक्ट्रीज वगैरह है, सब बहुत ज़्यादा है। वहाँ की चीज़ों को आराम से आप ये मध्य भारत में ले जा सकते हैं। पूरा पश्चिम मुंबई से कोलकाता जा सकता है, कोलकाता की चीज़ें मुंबई आराम से आ सकती है। पूर्वी तटी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो जाएगा, ईस्टर्न कोस्टल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये अभी ये सब प्रस्तावित है, अभी तो ये नहीं है। तो ये तो अभी 2023, ये इधर वाला जो पश्चिमी है ये 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, और ईडीएफसी का आधा हिस्सा 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसे प्राइवेट लोग मिलकर बनाएंगे, यानी 2024 तक ये फाइनल हो जाएगा, 22 तक ये वाला फाइनल हो जाएगा। उसके बाद इसमें काम लगेगा जो 2028-30 तक आगे जाके कंप्लीट होगा। डीएफसी से एक हिडन भी फायदा है जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी पैसेंजर ट्रेनों पर एक ही पटरी पर हमारे यहाँ लोड ज़्यादा है, पैसेंजर ट्रेनों का भी लोड ज़्यादा है और मालगाड़ियों का भी लोड है। इस वजह से हमारी पैसेंजर ट्रेनों की भी स्पीड प्रभावित होती है, इनकी टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पर एक और भी खराबी क्या होती है कि इनके ट्रैक पर इतना ज़्यादा कंजम्पशन है तो ये ट्रैक मेंटेनेंस भी नहीं हो पाते हैं। ट्रैक मेंटेनेंस की कमी की वजह से अक्सर रेल दुर्घटनाएँ होती हैं हमारे यहाँ, तो इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो खैर हम लोग बहुत जल्दी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शिफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे इंडियन रेलवे के पैरेलल ही आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आप डीएफसी समझ गए होंगे। इसमें भी इंडियन रेलवे की तरह ही वैकेंसी निकलेगी, DFCCIL करके इसमें वैकेंसी निकलेगी और ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो इसमें काम चल ही रहा है ईडीएफसी में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अच्छा, ये जिस तरीके से समझा रहे थे मुझे मेरे एक टीचर याद आ गए, मुबशिर सर। वो बिल्कुल हमें इस तरीके से पढ़ाते थे जैसे मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पढ़ा रहे हैं और मैं उनका लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। तो मुझे खैर खुशी हुई है इनको देख के। एक तो इनका वो बताने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो कि बिल्कुल वाकई टीचर की तरह था, और मेरे ख्याल से ये कोई टीचर ही हैं, खान सर। इनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी। अब बात करते हैं इस कॉरिडोर पे। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि 2050 तक इंडिया जो है सुपर पावर बन जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से मेन रीजंस हैं इंडिया के सुपर पावर बनने के लिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये वाकई गेम चेंजर साबित होगा इंडिया के लिए। ये तो असल में सारी बात होती है विजन की। अगर आपकी जैसे इन्होंने बताया कि यार ये मनमोहन सिंह के दौर में 2006 में स्टार्ट हुआ और 2022 में मोदी जी ने आकर जो है इसको बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया और उसको तेज़ी से बढ़ाया। इससे ये चीज़ पता लगती है कि इसका मतलब है कि एक गवर्नमेंट का लाया हुआ प्रोजेक्ट दूसरी गवर्नमेंट अगर कंप्लीट करी है तो इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये उनका लाया हुआ प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक विजन है तो वो 10 साल 15 साल के लिए जो भी आपका एक इकोनॉमिक जो आपने एक बनाया है तरीकाकार बनाया कि हमने ये लेकर चल रहे हैं, तो उसको फिर जो भी गवर्नमेंट आए उसको लेकर चलेगी। तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट साउथ सबको ये मेरे ख्याल से कनेक्ट कर देगी और ये इतना बड़ा कॉरिडोर होगा जिससे वो सही बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन पे। आपकी ट्रांसपोर्टेशन अगर
मतलब उसका खर्चा ही कम हो जाएगा, तो आपको जो भी कॉस्ट पड़ेगी किसी भी चीज़ की वो 40% तक कम पड़ जाएगी। दूसरा इसका इन्होंने एक फ़ायदा ये बताया वो बड़ा अच्छा था कि इससे जो लोकल ट्रेन्स होंगी उनको भी बड़ा बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा कि जो रश है लोकल ट्रेन्स के रूट्स पर मालगाड़ियों का, वो जब कम हो जाएगा तो जिधर अभी 10 ट्रेन्स चल रही हैं, जिस रूट पे 10 ट्रेन्स चल रही हैं वहाँ पे आप 15 चला सकोगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो डिवाइड हो जाएगा रश। दूसरी चीज़ इससे एक बड़े मज़े की बात और है, जो इन्होंने बताया कि अभी हमारा जो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रक के ज़रिए हो रही है, ज़्यादा ट्रक पे शिफ्ट हो गई है, तो उससे जो है ना वो सड़कों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रश और एक मतलब कि क्योंकि जाहिर सी बात है इतने लंबे रूट पर जब आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है कि अगर आपकी वैसे भी कंट्री इतनी बड़ी है, एक साउथ से चली है और वो ईस्ट की तरफ जा रही है कोई गाड़ी, तो वो रास्ते में जब इतनी ज़्यादा गाड़ियां जा रही हैं तो वो आप के रूट को मुतासर करती हैं। एक तो लोडर गाड़ियां जो होती हैं वो वैसे भी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती हैं, वो उनकी बात ठीक है कि जो एक दिन में पहुंचने की चीज़ है वो 3 से 4 दिन लगा देती है, वो जो भी आपको शिपमेंट पहुंचानी होती है किसी दूसरी कंट्री में, तो उसमें वो कॉस्ट वैसे ही 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोजेक्ट था जो कि देखकर बड़ी हैरानी हुई है मुझे। तो हैरानगी इस बात की हुई है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और देखें आज तक इस चीज़ का इल्म नहीं था मुझे कि इतना बड़ा को प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ है और वो अब कंप्लीट होने के करीब है। अब 2022 में वो कंप्लीट हो रहा है और अभी बल्कि वो कह रहे हैं कि एक हिस्सा जो है वो वर्किंग में चला गया। और सबसे मज़े की मुझे एक और चीज़ लगी है कि ये इलेक्ट्रिक पे कह रहे हैं कि चलेगा, मतलब कि इंडिया में अच्छी बात है कि आप लोगों का इसका मतलब है कि इतना इशू नहीं है इस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। अगर होता तो जाहिर सी बात है फिर किधर पूरी कर सकते हैं इसको। हमारे इधर तो अभी लोड शेडिंग का भी इतना ज़्यादा इशू चला हुआ है, पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है और कई घंटे तक हो रही है। बड़े शहरों में हो रही है, छोटे शहरों का तो बुरा हाल है। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था ये देख करके, इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हुआ है और वो बल्कि अभी कंप्लीट होने वाला है। 2025 या 30 तक ये पूरे इंडिया को अपनी लपेट में ले लेगा। तो होप के 2030 तक इसका मतलब है कि इसकी जो इकोनॉमिक पावर है जो इंडिया की है वो तकरीबन अब से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो गाइज ये था रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सजेस्ट कीजिएगा नेक्स्ट किस वीडियो पर रिएक्शन दूं, और ढेर सारे कमेंट किया करें ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए भी जो है ना जल्दी मैं डिसाइड कर लिया करूं कि अच्छा अब नेक्स्ट इस पर रिएक्शन देना है। तो गाइज थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।